हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स BHIC 113 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1855 to 1950 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, क्रिटिकली एनालाइज हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 19th सेंचुरी में इंडिया में डे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ और उसके क्या इफेक्ट्स थे। क्वेश्चन 2, डिस्कस द बैकग्राउंड इन विच कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। What were its early activities? इसमें हमें कांग्रेस के बनने का बैकग्राउंड और उसके शुरुआती काम के बारे में लिखना है। Question 3. Why was the call for non-cooperation movement given? How did it unite the Indian masses? इस क्वेश्चन में बताना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ और किस तरह लोगों को जोड़ा। Question 4. Write short notes on any two of the following. A. E.V. Ramaswamy Nikkar. B. Partition of Bengal. C. Khilafat movement. D. Moderates and extremists in the Congress. इसमें हमें दिए गए 4 टॉपिक में से किसी भी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। Question 5. What major changes were made in governance through Montagu-Chelmsford reforms? इस क्वेश्चन में हमें 1919 के रिफॉर्म्स के फीचर्स और उनका इंपॉर्टेंस बताना है। Question 6. How did literature reflect the nationalist sentiments during the first half of the 20th century? इसमें हमें लिखना है कि किस तरह लिटरेचर ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। Question 7. Give an analytical account of Gandhi's ideology with special reference to non-violence and religion. इस क्वेश्चन में गांधी जी के नॉन-वायलेंस और रिलीजन पर विचारों को समझाना है। Question 8. Write short notes on any two of the following. A. Royal Indian Navy Revolt. B. Rowlatt Act. C. Rise of Trade Unions in India. D. Congress Socialist Party. इसमें भी किसी भी 2 टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 1. Critically analyze how the industrialization took place in India in the 19th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया में दी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या वजह थी और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी पर, ये सब बताना है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है अलग अलग व्यूज को समझाना और बैलेंस बना के आंसर देना। आंसर। इंट्रोडक्शन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और हाथ की कलाओं का गिरना या खत्म होना, जो कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वजहों से होता है। 19th सेंचुरी में इंडिया एक मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। ये बदलाव ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के कारण हुआ। हिस्टोरियंस जैसे RC दत्त और दादाभाई नौरोजी ने इस पीरियड को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का दौर बताया है। मेन बॉडी। 1. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। इंडिया पहले फाइन कॉटन, सिल्क और मुस्लिन के लिए फेमस था, बंगाल, गुजरात जैसे एरियाज में। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडियन हाथ से बने कपड़ों की डिमांड गिर गई। 2. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में मशीन से सस्ता कपड़ा बनने लगा जो इंडियन मार्केट में आने लगा। ट्रेड पॉलिसीज। ब्रिटिश ने इंडियन माल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और ब्रिटिश माल को बिना ड्यूटी के इंडिया भेजने लगे। लोकल क्राफ्ट्स की तबाही। इंडियन आर्टिजन्स की डिमांड गिर गई और उनका रोजगार चला गया। रेलवेज। रेलवेज ने ब्रिटिश माल को इंडिया के छोटे शहरों तक पहुंचा दिया, कंपटीशन और बढ़ गया। 3. इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट। रोजगार का घाटा। कारीगर और बुनकारों का काम चला गया, जिससे लोग खेती या मजदूरी में लग गए। गांव का बोझ बढ़ना। सब लोग वापस रूरल एरियाज में गए, जहां ऑलरेडी पॉवर्टी थी। शहरों का गिरना। मुर्शिदाबाद, ढाका जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स का इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया। 4. हिस्टोरियंस के बीच डिबेट। RC दत्त और नौरोजी। ब्रिटिश ने जानबूझकर इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। तीर्थंकर रॉय जैसे नए हिस्टोरियन। वो कहते हैं कि इंडस्ट्री पहले हाई डिक्लाइन में थी, ब्रिटिश ने बस इस प्रोसेस को तेज किया। बैलेंस्ड व्यू।
मार्केट फैक्टर्स भी थे, लेकिन कॉलोनियल पॉलिसीज ने प्रॉब्लम और बढ़ा दी। कंक्लूजन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी इंडिया में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो ब्रिटिश पॉलिसीज और ग्लोबल चेंजेस दोनों से हुआ। इसने इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया, पॉवर्टी बढ़ाई और लोगों के जीवन को मुश्किल बनाया। हिस्टोरियंस के व्यूज अलग हो सकते हैं, पर यह डिक्लाइन इंडिया के कॉलोनियल पास्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the background in which Congress was formed. What were its early activities? Question explanation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस बैकग्राउंड में बनी थी। हमें समय के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स बताने हैं। साथ में कांग्रेस के शुरुआती गोल्स और उसके इनिशियल एक्शंस भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हमे ने की थी, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। उस समय लोग ब्रिटिश रूल से नाराज थी और देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही थी। कांग्रेस ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम किया जहां से लोग अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने लगे। इसके फॉर्मेशन और अर्ली एक्टिविटीज को समझना देश के फ्रीडम मूवमेंट को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. कांग्रेस बनने का बैकग्राउंड। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। उद्योग बैंड हो गए, लोग बेरोजगार हुए और भुखमरी बढ़ी। इंग्लिश एजुकेशन और नए लीडर्स। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से एक नए पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप बना जिन्होंने कॉलोनियल रूल को क्वेश्चन करना शुरू किया, जैसे दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रेस और लिटरेचर का रोल। न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका ने लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाए। इंटरनेशनल मूवमेंट्स का इम्पैक्ट। इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन जैसे इवेंट्स ने इंडियन यूथ को इंस्पायर किया। बाहर के देशों में इंडियंस के साथ हो रही रेसिज्म ने एक यूनिटी का भाव पैदा किया। सेफ्टी वाल्व थियरी। ए.ओ. हमे ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में शुरू किया जिससे लोग अपनी बातें पीसफुली रख सकें और वायलेंस ना हो। 2. कांग्रेस की स्थापना 1885। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में दिसंबर 28, 1885 को कांग्रेस की शुरुआत हुई। 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। W.C. बनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने। मकसद था एक नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना जहां से इंडियन लोग अपनी बात रख सकें। 3. अर्ली ऑब्जेक्टिव्स और सोच। मॉडरेट सोच। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया। ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी। उन्होंने रिफॉर्म्स की डिमांड की, लेकिन क्राउन के प्रति वफादारी भी दिखाए। मेन डिमांड्स। सिविल सर्विसेज में इंडियंस को ज्यादा जगह। मिलिट्री खर्च में कमी। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का अलग होना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेशन। 4. पहली एक्टिविटीज और सेशंस 1885 to 1905। एनुअल सेशंस। कांग्रेस हर साल अलग अलग सिटीज में मीटिंग करती थी जिससे यूनिटी बढ़ती थी। रेजोल्यूशंस और पिटिशंस। प्रेस फ्रीडम, एजुकेशन, लैंड टैक्स पॉलिसीज जैसे इश्यूज पर रेजोल्यूशंस पास होते थे। नेताओं का रोल। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी। गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लीडर्स भी इंपॉर्टेंट थे। कंक्लूजन। कांग्रेस की स्थापना से भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट का आरंभ हुआ। शुरुआत में ये मॉडरेट था, लेकिन इसी ने आगे चल के मास मूवमेंट्स की फाउंडेशन रखी। ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का पहला मेजर कदम था। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Why was the call for non-cooperation movement given? How did it unite the Indian masses? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया था और किस तरह से इसने इंडियन लोगों को एकजुट किया ब्रिटिश राज के खिलाफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मैस पार्टिसिपेशन का मेंशन जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसका एम था ब्रिटिश सरकार का पीसफुल विरोध करना। ये एक ऐसी आंदोलन थी जिसमें आम लोगों को पहली बार एक्टिवली इन्वॉल्व किया गया। इस मूवमेंट के पीछे कई बड़े कारण थे, जैसे जालियांवाला बाग हत्या, रोलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट। इसने देश भर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। मेन बॉडी। 1. मूवमेंट के पीछे के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919।
जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलवा दी थी, जिसमें 100 की जान गई। इसने पूरे देश में गुस्सा फैला दिया। रोलेट एक्ट 1919। इस कानून के तहत बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता था। इसने सिविल राइट्स को खत्म कर दिया था। खिलाफत मूवमेंट। टर्की के खलीफा को हटाने के ब्रिटिश डिसीजन ने मुस्लिम्स को हट किया। गांधी जी ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए सपोर्ट किया। ब्रिटिश रिफॉर्म्स पे भरोसा नहीं। 1919 के रिफॉर्म्स इंडियंस को पावर नहीं देते इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट शुरू किया। 2. मूवमेंट के तरीक और प्रोग्राम। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और जॉब्स को लोगों ने छोड़ दिया। विदेशी सामान का बॉयकॉट। स्वदेशी कपड़े जैसे खड़ी का यूज प्रमोट किया गया। टाइटल्स और ऑनर्स का त्याग। जो लोगों को ब्रिटिश से टाइटल्स मिलते उन्होंने वापस किए। नेशनल एजुकेशन का प्रमोशन। जामिया मिलिया और गुजरात विद्यापीठ जैसे नए स्कूल शुरू किए गए। पीसफुल प्रोटेस्ट और हड़ताल। देश भर में रैलीज और स्ट्राइक्स ने अवेयरनेस क्रिएट की। 3. जनता की बड़ी भागीदारी और एकता। किसान और मजदूर का साथ। अवध जैसे एरियाज के पेजेंट्स ने लैंड रेवेन्यू और ऑपरेशन के खिलाफ मूवमेंट ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स और महिलाओं की पार्टिसिपेशन। कई स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी स्कूल्स छोड़े और वीमेन जैसे कस्तूरबा गांधी ने लीडरशिप ली। हिंदू मुस्लिम एकता। खिलाफत के इशू पे दोनों कम्युनिटीज एक साथ आए। दलित और ट्राइबल लोगों का पार्टिसिपेशन। ऐसे लोग भी इस आंदोलन से जुड़े जो पहले पॉलिटिक्स से डॉ थे। 4. मूवमेंट का विड्रॉयल और असर। चौरी चौरा घटना 1922। जब कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया, गांधी जी ने तुरंत मूवमेंट वापस ले लिया क्योंकि ये अहिंसा के खिलाफ था। तुरंत फैल पर लंबी जीत। मूवमेंट जल्दी बैंड हो गया पर इसने देश को जगाया और आगे के मूवमेंट्स की ग्राउंडवर्क तैयार कर दी। कंक्लूजन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें आम आदमी भी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बना। ये एक मास अवेकनिंग थी जो गांधी जी की लीडरशिप में पॉसिबल हुई। मूवमेंट के थ्रू लोगों ने सीख लिया कि बिना हिंसा के भी संघर्ष किया जा सकता है। ये आगे के सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट का फाउंडेशन था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. E. V. Ramaswamy Nikkar. B. Partition of Bengal. C. Khilafat movement. D. Moderates and extremists in the Congress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक के बैकग्राउंड, मैं काम और उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को छोटे और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th और 20th सेंचुरी के दौरान भारत में कई बड़े पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स हुए। पेरियार जैसे लीडर्स ने समाज सुधार के लिए काम किया, जबकि बंगाल का पार्टीशन और खिलाफत मूवमेंट ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ने भी आज़ादी की लड़ाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेन बॉडी। ए. ई. वी. रामास्वामी निक्कर। परिचय। ई. वी. रामास्वामी निक्कर या पेरियार तमिलनाडु के एक जाने माने समाज सुधारक थे। कार्य और सोच। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें बराबरी और जाति विरोध पर जोर दिया गया। ब्रह्मवाद, छोटी उम्र की शादी और जाति प्रथा के खिलाफ थे। एथियज्म, महिला अधिकारों और लॉजिकल सोच के सपोर्टर थे। लेगेसी। पेरियार की सोच ने द्रविडियन मूवमेंट को जन्म दिया। आज भी उन्हें एक बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप में याद किया जाता है। बी. पार्टीशन ऑफ बंगाल। बैकग्राउंड। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को ईस्ट, मुस्लिम मेजॉरिटी, और वेस्ट, हिंदू मेजॉरिटी, में डिवाइड किया। भारतीयों का रिएक्शन। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी तोड़ने की कोशिश माना गया। स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट और राष्ट्रवादी लिटरेचर का उदय हुआ। रिवर्सल और इम्पोर्टेंस। 1911 में जोरदार विरोध के बाद पार्टीशन वापस लिया गया। इस घटना ने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया और फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए रास्ता बनाया। सी. खिलाफत मूवमेंट। शुरुआत। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर के बिखरने और खिलाफत के समापन पर शुरू हुआ। नेतृत्व और यूनिटी। अली ब्रदर्स और गांधी ने मिलकर इस मूवमेंट को लीड किया। हिंदू मुस्लिम एकता का एक पावरफुल एग्जाम्पल था। एंड 1924 में तुर्की ने खिलाफत खत्म कर दी, जिससे मूवमेंट भी समाप्त हो गया। ये भारत के मास मोबिलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेज था। डी.
Moderates and extremists in the Congress. Moderates, 1885 to 1905. Leaders, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले. ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स चाहते थे. पिटिशंस, स्पीशीज और लीगल तरीके से काम करते थे. एक्सट्रीमिस्ट्स, 1905 के बाद. लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, डायरेक्ट एक्शन, बॉयकॉट और स्वदेशी में बिलीव करते थे. नेशनल प्राइड और सेल्फ रूल को प्रमोट किया. इंपॉर्टेंस, सूरत स्प्लिट, 1907 में इन दोनों ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया. आगे चलकर ये आज़ादी की लड़ाई का अग्रेसिव फेज बन गया. कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स भारत की आज़ादी की लड़ाई और सामाजिक जागरण के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं. चाहे पेरियार का समाज सुधार हो या कांग्रेस की आइडियोलॉजी का बदलाव, सबने एक बड़ा रोल प्ले किया. इन्हें समझना हिस्ट्री की गहराई को समझने के लिए जरूरी है. Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. थैंक यू.